वाला नंबर उसको कहते हैं रैशनल नंबर। इसी तरह अगर कोई बटों वाली जैसे ये वाली रकम है, इसको भी फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे रैशनल नंबर होता है, इसी तरह इसको कहते हैं रैशनल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब ऐसे, फ्रैक्शन का मतलब भी बेटा जो जैसे बटे लिखते हैं 1/2, 1/2 को फ्रैक्शन कहते हैं। यानी कोई कंप्लीट नंबर ना ऊपर वाली रकम छोटी हो, नीचे वाली रकम बड़ी हो, नंबरों के लिहाज से भी फ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन जो डिफाइन करते हैं ना, जब कहते हैं रैशनल फ्रैक्शन, तो ये ख्याल रखना चाहिए, रैशनल नंबर जैसे बटों वाला होता है तो रैशनल फ्रैक्शन बटों वाली होती है। इसके बटे के ऊपर भी एक रकम होती है, एल्जेब्रिक स्टेटमेंट होती है, पॉलिनोमियल होती है, नीचे भी एक एल्जेब्रिक स्टेटमेंट होती है। ये रकमें होती हैं जैसे आम रकमें होती हैं, जैसे ऊपर लिखा हुआ x+1, नीचे लिखा हुआ x² + 1। तो दोनों के जैसे पावर में कभी नेगेटिव नहीं आता पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आपने मैट्रिक में पढ़ी होगी, जैसे लिखा हुआ x² + 2x+, पढ़िए, देखो ये लिखा हुआ है नीचे। तो ये पॉलिनोमियल है, इसकी हर पावर जो है पॉजिटिव है, x की पावर 1 है या 2 है। कोएफिशिएंट जो मर्जी हो जाए, कोई फिक्र की, पावर बस पॉजिटिव होनी चाहिए सारी। तो नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए, बटों में भी नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। ये बस पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है। ऊपर वाली भी पॉलिनोमियल है, नीचे वाली भी पॉलिनोमियल है। तो जो x की बड़ी से बड़ी ताकत होती है, जैसे यहाँ इसमें 2 है, इसको कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अगर x² + 2x+1 है तो इसकी डिग्री 2 है। अगर सिर्फ x+1 है, जैसे ये रकम लिखी है बेटा, देखो यहाँ पे लिखी है, जैसे ये लिखी हुई है, देखो ये नज़र आ रही है बेटा आपको 7 क्वेश्चन। इसमें x की बड़ी से पावर ऊपर वाली रकम की 3 है, नीचे वाली x की बड़ी से बड़ी पावर 2 है। इसका मतलब है ऊपर वाली पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, नीचे वाली पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। डिग्री के लिहाज से होता है बेटा, x की जो बड़ी से बड़ी पावर वाली टर्म होती है, जैसे 3 है, उसको कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इन द न्यूमरेटर बटे के ऊपर डिग्री 3 है, बटे के नीचे डिग्री 2 है। तो अगर ऊपर वाली डिग्री नीचे वाली डिग्री के बराबर या बड़ी हो तो हम कहते हैं ये सही किस्म के बटे नहीं है, ऊपर वाली रकम तो बड़ी है नीचे वाली रकम से, इम्प्रॉपर कह देते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर ऊपर वाली रकम नीचे वाली रकम से छोटी हो, जैसे ये पहला सवाल है, ऊपर एक्स कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है, अगर ये एक्स लिखेंगे x पावर 0 लिखेंगे, तो इसमें कह देते हैं ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर। ये सारी डेफिनेशन इम्तिहान में आती हैं बहुत। दूसरी बात एक और है, ये देखो बेटा, ये एक रकम है ना, एक रकम है, अगर हम चाहें तो इसको स्प्लिट करके अलग अलग 1/x-1 और 1/x+1 दोनों फ्रैक्शंस को अलग अलग भी लिख सकते हैं। ऐसे मुनासिब नंबर ढूंढ लेते हैं, जैसे इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया, इसको -1/2 से किया, इसके एलसीएम लो, हल करो, यही जवाब आएगा आखिर पे। अगर एक बटे वाली रकम, अगर एक रैशनल फ्रैक्शन जो है, दो फ्रैक्शंस अलग अलग जो फ्रैक्शंस हैं उनके सम के बराबर है ये वाली, तो इसमें ये जो रकम है ना बेटा, इसको कहते हैं, ये पूरी फ्रैक्शन नहीं है, इनकम्प्लीट है ये। इनकम्प्लीट को कहते हैं पार्शियल। पार्शियल का मतलब होता है इनकम्प्लीट। एक देखो बेटा, दो लफ्ज होते हैं, एक लफ्ज होता है ये लिखा हुआ है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल का मतलब होता है जो मुकम्मल ना हो, इसका ऑपोजिट होता है टोटल। टोटल का ऑपोजिट होता है पार्शियल। ये टोटल है, देखो एक ही फ्रैक्शन है, और ये 1/x-1 उसका एक हिस्सा है, तो इसको क्या कहेंगे, 1/x-1 पार्शियल फ्रैक्शन है। तो पूरी की पूरी 1/2 समेत ये रकम जो है ये पार्शियल फ्रैक्शन है, ये भी पार्शियल फ्रैक्शन है। इस तरह से अगर दो रकमों को स्प्लिट टुकड़े बना के लिख दिया जाए तो इस प्रोसीजर को कहते हैं रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, रेजोल्यूशन ऑफ वन फ्रैक्शन इनटू इट्स पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता होगा, दो अगर रकमों को जमा करने से एक रकम आ जाए बड़ी वाली, दो रकमों को जमा करने से अगर एक रकम आ जाए तो इन दोनों रकमों को पार्शियल फ्रैक्शंस कहते हैं। ये मैंने डेफिनेशन लिखी है सारी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आपको वैसे पता चल जाए, उनको डेफिनेशनों को देखे बगैर आपको कुछ ना कुछ पता चल जाए। तो बेटा, व्हाट इज पार्शियल फ्रैक्शन? टू और मोर फ्रैक्शंस whose sum whose sum
gives a single fraction are called, अलग अलग जो फ्रैक्शन है आर कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। देखो बेटा ये गिवन फ्रैक्शन है, ये गिवन फ्रैक्शन है, ये वाली इसकी पार्शियल फ्रैक्शन। ये जो फॉर्मूला होता है ना बेटा छोटी छोटे बच्चों की किताबों में, 6th की 7th की ऑक्सफोर्ड की जो बुक्स है उसमें फॉर्मूला कहीं लिखा भी नहीं है लफ्ज़। वहाँ पे ये हमारा पोता भी है 6th क्लास में, उसने फॉर्मूला यूज़ किया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, कह रहा है ये थर्ड आइडेंटिटी है। मैं कहा यार बड़ी बात है वैसे, ये असल में एक इक्वेशन, ये इक्वेशन जैसे है अगर ये ट्रू हो एक्स की सारी कीमतों के लिए तो इसका नाम फॉर्मूला नहीं होता, इसका नाम आइडेंटिटी होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है आइडेंटिटी की? एन इक्वेशन विच इज ट्रू ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, अगर एक्स है तो एक्स, वाई है तो वाई, या वेरिएबल जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है आपकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है। इफ एन इक्वेशन इज ट्रू और होल्ड्स गुड, ऐसे क्या होल्ड्स गुड for all values of the variable involved, then we say that it is an identity। आपने याद रखना जो भी फॉर्मूला हो जो भी रिजल्ट हो। अब ये एक रिजल्ट है ना बेटा, ये बड़े बटे वाली रकम है, इसको छोटे बटों में कन्वर्ट कर दिया, जाहिर है दोनों बराबर है। एक्सिस का 10 रखेंगे दोनों साइडें बराबर होगी, 20 रखेंगे फिर भी बराबर होगी। तो ये इसका नाम है ये आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी। ये देखो लिखा है डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन है बेटा आइडेंटिटी की बोलिए? ये लिखा हुआ है An identity is an equation which is satisfied by all the values of variable involved. शाबाश शाबाश, अभी तो आपने बहुत अच्छा पढ़ा है बेटा, ये मैंने आपको समझाया है, ये इम्तिहान में बहुत, ये सारी की सारी डेफिनेशन ना आपको आ गई। देखो पहली वाली मैंने आपको बताया है, दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन को ऐड करने से बड़ी फ्रैक्शन आ जाए तो छोटी फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं, ये लिखा। फिर मैंने आपको बताया ये बटे वाली रकम का नाम होता है रैशनल फ्रैक्शन। ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, बटे के नीचे वाली रकम जीरो नहीं हो सकती। द टर्म इन द डिनोमिनेटर इज क्यू एक्स कैनॉट बी इक्वल टू जीरो। बस, और एक बात और भी है कि ऊपर नीचे में से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, कुछ कॉमन होता तो कट कटाने के बाद विच विद नो कॉमन फैक्टर, विद नो कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड रैशनल फ्रैक्शन। कॉमन ही होना चाहिए ऊपर नीचे, ये भी जरूरी बात है। फिर मैंने आपको क्या बताया था, इम्प्रॉपर का होते जो प्रॉपर ना हो, जो सही किस्म के बटे कब नहीं होते, या उसमें सहियाँ भी आ जाएं, जैसे 5/2 है तो 5 तो बड़ा है 2 से, इसको आप कहेंगे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे 1/2 है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर वाली रकम छोड़, इसकी सहियाँ अलग नहीं हो सकती 1/2 की, तो आप कहते हैं ये बटों में ही रहता है सिर्फ, तो इसका मतलब ये प्रॉपर है, प्रॉपर बटे वाली रकम है। और अगर ऊपर वाली रकम बड़ी हो उसमें से सहियाँ अलग हो सकती हैं, जैसे 5/2 है, 2 होल नंबर 1/2 या 2 + 1/2। तो द देखो द रैशनल फ्रैक्शन, इसको कहती है रैशनल फ्रैक्शन है, जिसमें बटे के ऊपर वाली रकम नीचे वाले के बराबर या बड़ी हो। तो पॉलिनोमियल में तो बराबर या बड़ी का होता है तो उसकी डिग्री, इसका होता है पी ऑफ एक्स की डिग्री अगर क्यू ऑफ एक्स की डिग्री के बराबर या बड़ी हो तो इस रकम को क्या कहते हैं बेटा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो ये लिखा है, द रैशनल फ्रैक्शन पी एक्स ओवर क्यू एक्स इज कॉल्ड इम्प्रॉपर rational fraction if the degree of the polynomial p of x is equal to or greater than degree of the polynomial q of x। पर ये याद रखना बेटा, पॉलिनोमियल का छोटे बड़े होने का दारोमदार उसकी डिग्री के ऊपर होता है। तो आपने बोलो जरा, ये बात समझ आई है बेटा? बटे के ऊपर वाली रकम नीचे वाली रकम से बड़ी या बराबर हो का मतलब है, अब गौर से सुनना है, इफ द डिग्री ऑफ Improper पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वल टू है फिर भी कट जाएगी, तकसीम हो जाएगी, लेकिन अगर छोटी है फिर तकसीम नहीं हो सकती। इफ द डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स देन इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर क्या होती होगी, इसी को आप प्रॉपर में कर, ये पूरा यही लिखना है, द रैशनल फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन इफ द डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज लेस दैन, ये देखो लिखा है,
लेस देन द डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स। आइडेंटिटी अभी अभी आपने पढ़ी थी। फिर जब एक बड़ी रकम को, ये बड़ी रकम है, इसमें ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं बटे के नीचे, अगर इसको छोटी छोटी फ्रैक्शन में अलग कर सकते हो, इस अमल का नाम एक्सप्रेसिंग अ रैशनल फ्रैक्शन एज अ सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। जैसे फोर्स को रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट्स में, इसी तरह एक फ्रैक्शन को रिजॉल्व कर देते छोटी फ्रैक्शन टुकड़ों में बांट देते, जिनको जमा करें तो बड़ा वाला जवाब आ जाए, ये जैसे लिखा हुआ है। तो इस अमल का नाम होता है रेजोल्यूशन ऑफ। तो यहाँ पे हमेशा हर सवाल में लिखा होगा रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। हम क्या करेंगे? वी विल रिजॉल्व द फ्रैक्शन इनटू इट्स पार्शियल फ्रैक्शंस। इस अमल का क्या नाम होगा फिर? रेजोल्यूशन ऑफ अ फ्रैक्शन इनटू इट्स पार्शियल फ्रैक्शंस। बस बेटा ये सारा अमल है, ये आपने नोट करना है अपनी नोटबुक वगैरह पे। और ये इस सारे चैप्टर की यही डेफिनेशन, इनको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना। अब मैं आपको क्वेश्चन, एक जैसे सवाल है सारे के सारे एकदम आ जाते समझ में। ये देखो यहाँ पे स्मार्ट क्वेश्चन हमने किए हैं। ये सबसे पहले ये एक एग्जाम्पल है, ये भी आपके सिलेबस में दी हुई है, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो करना क्या होता है इसमें, हर एक रकम में ये बटे के नीचे जो रकम है पहले सबसे चेक करते हैं ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं। देखो नीचे एक्स को मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर आएगा, ऊपर अकेला एक्स, ऊपर वाली रकम जो है नीचे वाली रकम से छोटी है, हम कह देंगे दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहले ये चेक करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरे नंबर पे चेक करते हैं कि बटे के नीचे की रकम के सारे पॉसिबल फैक्टर्स बन रहे हैं कि नहीं, फिर फैक्टर बना लेते हैं अगर ना बन रहे हो तो। फिर ये शक्ल आ जाती है, हम चाहते हैं कि x+3 और x+4 अलग अलग हो जाए, ये चाहते हैं इस तरह से लिखते जाए। ए और बी की कीमतें हमें नहीं पता, हम चाहते हैं ए और बी की, इस लाइन का नाम आइडेंटिटी है। दिस लाइन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। हम ऐसी ए और बी की कीमतें निकालते हैं। इसका मतलब एक्स की जगह इसमें जो मर्जी रखो, ए और बी दो क्वांटिटीज है ना, कम से कम 2 इक्वेशन जरूर होनी चाहिए। नाउ हाउ कैन वी हैव, पहली बात तो ये इसके बटे खत्म कराने चाहिए, रटने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो x+3 हमेशा हर सवाल में इस वाली रकम से दोनों तरफ ज़रब दे देते, बटे के नीचे वाली टर्म से, ये बटे के नीचे आ रही है ना बेटा, इस वाली टर्म से इसको तीनों को ज़रब दे देते, ये लिख भी दिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई x+3 एंड x+4, इन तीनों को ज़रब दे दी, ये रकम आ गई। फिर बता क्या कहते हैं, एक्स की जगह जो मर्जी रख सकते हैं, 1 रखो, 2 रखो, 3। सबसे आसान बात तो ये है कि एक्स की ऐसी रकम रखें जो x+3 को 0 बना दे, पहले वेक्टर को, ये देखो x+3 आ रहा है तो ए की कीमत निकल आएगी। तो हमने इसके अमल में ये लिखा हुआ है आपको, लेकिन ये बात समझ होनी चाहिए कि इस लाइन का नाम है आइडेंटिटी, और एक्स की जगह हम जो कुछ मर्जी रख सकते हैं। तो इट इज़ बेटर टू हैव सच अ टर्म विच मेक्स x+3 इक्वल टू 0। ये देखो हमने कहा पुट x+3 इज इक्वल टू 0, या x को -3 रख दो, जहाँ जहाँ x+3 आ रहा है उसको 0 कर दो, जो x+3 नहीं आ रहा वहाँ x की जगह पे -3 दोनों की जगह ऐसे रख दो, बस ए की कीमत निकलेगी। देखो ए की कीमत निकलेगी। हर बेटा क्वेश्चन ऐसे करना है, पूरी एक्सरसाइज का हर सवाल ऐसे करना है, इसलिए आपने इसका बहुत ख्याल रखना है। विल हैव टू डू द सेम थिंग फॉर एवरी क्वेश्चन। पहले वेक्टर को 0 करके x निकालना है, फिर दूसरे वेक्टर को 0 करना है और x निकाल लेना है। इसमें क्या निकला है बेटा, x -4, तो जहाँ जो x+4 आ रहा है उसको वैसे ही 0 कर दो। आपकी बुक में सॉल्व एग्जाम्पल्स की हुई, उसमें कीमतें लगाई, बड़ी बेवकूफ़ी की बात। ये लिखा है x+4 तो 0, इसको 0 कर दो, डोंट कंसिडर इट, इट इज़ 0। इस वाले x की जगह पे -4 लगा दो, तो -4 + 3 विल बिकम -1 इंटू बी। देखो -b को उधर ले जाओ, 3 को उधर ले जाओ, तो b की कीमत 3 आ गई। तो फिर क्या करना है, ये वाला जो राइट साइड है इसको पार्शियल सम ऑफ द टू फ्रैक्शंस को पार्शियल फ्रैक्शंस कहते हैं। तो रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस आर, ये ए और बी की कीमतें लगा दी, ये देखो ए
A is 4 and B is 3. Put down the value and this is the answer. देखो बेटा, इसका पहला स्टेप ये है कि अगर x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो x क्यूब आ रहा है. It is a proper fraction. First of all, it is a proper fraction. ये ब्रैकेट में अगर चाहो तो एक सवाल में लिख भी देते हैं. ये प्रॉपर चेक करना होता है जरूर, प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं. लिखना जरूरी नहीं मगर आपको पता होना चाहिए, बल्कि पूरा लिखे ना तो यहाँ लिखना चाहिए प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन. रैशनल भी वो लिखते हैं. ये जरूर चेक करना है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम. वी चेक वेदर इट इज अ रैशनल फ्रैक्शन और नॉट. ये यहाँ से इसको जरा डेकोरेट कर देते, थोड़ा कलरफुल कर देते. जब ये रैशनल फ्रैक्शन हो तो दूसरा स्टेप बेटा ये होता है कि बटे के नीचे वाली रकम के फैक्टर्स बनाते. 5 2 से 10, 5 और 2 इसके फैक्टर होंगे. ये दो ब्रैकेट लगा दिए, दोनों में x लगाना है, एक में 2 +2, एक में +5. ये फैक्टर, ये अब प्रॉपर बन गई शक्ल. इसको तुम प्रॉपर फ्रैक्शन बना सकते. इसको ऐसे लिख देना a ओवर प्लस b ओवर ऐसे करके प्लस c ओवर. ये तीनों के तीनों फैक्टर लिख देने. और ये बेटा हम चाहते हैं कि ये वाली जो एक्सप्रेशन है, बिग फ्रैक्शन है, वी वांट टू स्प्लिट इट इनटू द स्मॉलर फ्रैक्शंस एंड दीज आर कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शंस. एक के ऊपर a लगाते हैं, एक के ऊपर b लगाते हैं और एक के ऊपर c लगाते हैं. बस ये फर्स्ट रूल है. और a b c कब लगाते हैं? जब बटे के नीचे वाली रकमें बिल्कुल सिंपल हो, लीनियर एक्सप्रेशन, हर एक x की पावर 1 हो. बेटा ये याद रखना, होल पावर भी 1 हो. ये फर्स्ट टाइप में ये पहचान है कि सिंपल a b c कब लगाते हैं? जब नीचे वाले फैक्टर्स की होल पावर भी 1 हो और x की भी पावर 1 हो, सारे फैक्टर्स. तो a लगाते हैं, b फिर c लगा देते हैं. अगला स्टेप बताओ, बटे ख़त्म करा देते. ये जो रकम है ना बेटा डिनोमिनेटर में, वी मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई ये वाली टर्म. ये टर्म है, इसे इसको भी इसकी रो. जब a को मल्टीप्लाई करते हैं तो x-2 इसमें से गायब हो जाता है. ये दो फैक्टर आ जाते हैं. इसमें से x+2 गायब हो जाता है तो दो फैक्टर. इसमें से x+5 गायब, तो c के साथ भी दो फैक्टर आ गए. फिर वैसे ही करना है पिछले क्वेश्चन की तरह. ये दिस इज एन आइडेंटिटी. इसको मैंने लिखा है इन आइडेंटिटी 2, जस्ट टू मेक यू रियलाइज कि हम लोग इक्वेशन ही कह रहे होते हैं एंड वी वांट टू से दैट इट इज़ एन आइडेंटिटी. तो व्हाट वी डू दैट, फर्स्ट फैक्टर को हम जीरो करते हैं. फर्स्ट फैक्टर को जीरो करने के बाद वी पुट डाउन इट इज़ फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -2. ये बेटा बहुत ज़रूरी है और ये ज़रूर ये समझना चाहिए कि जहाँ जहाँ पर ज़रूर समझना चाहिए. मैं तो हैरान हूँ कि किताब में सॉल्व एग्जाम्पल में इस पूरी लाइन में हर एक x की जगह -2 लगा देते, जबकि ये x+2 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है. बेटा जहाँ पर x+2 आ रहे हैं उन रकमों को छोड़ ही दो. ऐसे a और c वाली रकमों को छोड़ दो. ये तो 0 है, x+2 तो यहाँ लगाने की नहीं ज़रूरत. ये लिखा जो है पुट x+2 इक्वल टू 0. सो वी हैव टू पुट ओनली इन b. और इधर इस वाले x की जगह भी लगाना है आपने बेटा, ब्रैकेट लगानी है ऐसे करके. और इसके ब्रैकेट के अंदर -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4. 4 3 12. जुबानी कर लेना है. और -4 इंटू -2 इज +8 -5. आज को सॉल्व करते हैं बेटा, b की कीमत यह आ जाती है. सिमिलरली पुट x+2 इसमें रख देते हैं. फिर आखिर पे x+5 को 0 कर देते हैं. इसकी जगह -5 रख देते हैं. इस वाली लाइन में रखते हैं. -5 जब रखते हैं उसका स्क्वायर पॉजिटिव. 5 5 25 3 75. माइनस रख रहे हैं ना, ये -5 इंटू -4 इज +20. ये -5 ऐसे आ रहा है. यहाँ जहाँ x+5 आ रहा है हम दोनों फैक्टर्स को छोड़ देते हैं. यहाँ पे -5, यहाँ पे भी देखो मैंने रखा हुआ है. तो ये इसको सॉल्व कर दीजिए, पूरा हल करके लिखा हुआ है. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 21 नीचे चला जाएगा, 30 ओवर. फिर क्या करना है आखिर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. इस a की जगह पर आपने लिखना है
ये ए की कीमत है -1/28। बेटा इस यहाँ पे पूरी रकम मैंने लिखी थी ये वाली पहले, फिर इसकी कीमत लगाई। कैसे लगाई थी बताओ? ये मैं आपको लगा के दिखाता हूँ दोबारा। ये बहुत अच्छा लर्न करना है। देखो बेटा, एक ये नहीं करना बटे के ऊपर कीमत लगा दो, ऐसे बटे के ऊपर लगाने का कोई फायदा नहीं। असल बात तो ये है कि ये वाली जो कीमत है -1/28, देखो ये -1 है, इसको अलग से यहाँ लिखना है माइनस, ऐसे ऐसे देखो -1/28 लिखा है ना ये। अब क्या करना है, यहाँ पे तुमने ए की जगह -1/28 लिख दिया। अब इसको x-2 से डिवाइड कराना है। ए को डिवाइड कराने का मतलब है बटे के नीचे ज़रब देना, ऐसे इसे ज़रब देनी है x-2 से। देखो x-2 से बटे के नीचे ज़रब दे दिया ऐसे। यहाँ पे क्या लिखना है, पहले -5 डी की कीमत -5/4, फिर बटे के नीचे x+2 से ज़रब दे दी। तो आपको 2-2 3 स्टेप नहीं करने पड़ेंगे। ये लिखा है ना x-2, इसको उठाना है यहाँ से, ऐसे x-2 को यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दी है ऐसे। देखो मैं आपको लगा के दिखाता, ऐसे ब्रैकेट हर एक रकम में ऐसे करना है। इसमें लिखना है x-2, ऐसे बेटा लिखना है। देखो ऐसे बटे के ऊपर नहीं लिखना। अगर ऊपर भी लिखोगी ना फिर आप क्या करेंगी, x-2/1 फिर उल्टा के ज़रब देंगी, फिर ये जवाब आएगा। क्या फायदा? वैसे भी अगर कोई बंदा कहता है कि -1/28 को x-2 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइडेड बाई को उल्टा देते, इसको उल्टा के ज़रब दे देते। मैं जो बात बता रहा हूँ ना। अच्छा बताओ अलीमा, बताओ 1/2 को 5 से डिवाइड कराओ, क्या आएगा? 1/2 डिवाइडेड बाई 5, ये लिखा हुआ है 1/2, ये 1/2 डिवाइडेड बाई 5। बताइए क्या आंसर आएगा? बोलो, ये 1/2 को 5 डिवाइडेड बाई 5 करना है। बोलो बेटा, या लिख दो ना डिवाइडेड बाई 5, डिवाइडेड बाई का निशान डालो, 5 लिख दो, ये तो आपको आता है। या डिवाइडेड बाई 5 लिख सकते हैं, या आगे डिवाइडेड बाई 5। तो डिवाइड को जब उसमें मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं, उल्टा देते हैं, है ना? वाह भाई वाह। अब बोला ना, अब मैं आपको पता क्या बता रहा हूँ इतनी देर से। कोई बंदा कहे ना 1/2 को 5 से डिवाइड, तुम यहाँ 1, ये नीचे है ना 2, बटे के नीचे जो भी नंबर होता है ऊपर वाले नंबर यहाँ लिखो मल्टीप्लाइड बाई 5, बस ये आंसर है। बटे वाले नंबर को अगर डिवाइड कराना हो तो बटे के नीचे, अगर इसको कैलकुलेटर पे लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5, ऐसे। सो दैट आई एम टेलिंग यू सो मेनी टाइम्स, जब यहाँ पे वैल्यूज लगानी है इसकी जगह हम लिखते हैं -1/28, ऐसे। क्या लिखना है? -1/28, ऐसे। देखो मैंने लिख दिया, हम आपको दिखाने के लिए। फिर क्या करना है बेटा, x-2 ओवर तो कुछ भी नहीं है, x-2 के नीचे 1 लिखना है, फिर उसको उल्टा के आगे ज़रब दे दिए, तो यही आ गया। यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है ऐसे, डोंट हैव टू राइट इट डाउन। व्हाट आई एम टेलिंग यू कि -1/28 है, बटे के नीचे 28 आ रहा है, इसको x-2 से बटे के नीचे वाली रकम को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरी रकम को डिवाइड कराता है। ये लिखा हुआ ना 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 5, अगर कैलकुलेटर पे लिख कर देखना बाद में कि 1 डिवाइडेड बाई 2, ये मल्टीप्लाई नहीं लिख सकते, फिर लिखेंगे डिवाइडेड बाई 5। 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5 का आंसर आएगा 1/10। 1/10 का मतलब है, ये आपने कैलकुलेटर पे बाद में करके देखना है ये 0.1 आता है कि नहीं। 0.1 आएगा, ये देखो 0.1, दिस इज इक्वल टू 0.1। ये मैंने आपको बेटा सारा कुछ सिर्फ समझाने के लिए बताया, ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको भी मैं उड़ा रहा हूँ जैसे। बटे वाली रकम को डिवाइड कराने का मतलब है बटे के नीचे -1/28 लिखा हुआ है, इसको x-2 से बटे के नीचे ज़रब कहते थे। ओहो, जी करना पड़ेगा बहुत दफ़ा।
चलो जी, ऊपर वाला भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, सब ठीक है। ये कंट्रोल एस हो गया, सही है। ये बातें समझ आई हैं कुछ? Yes, sir. चलो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफी। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज। Love.